गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। शुल्क शिक्षा दूंगा, ज्योतिष के प्रभाव से फिर दोबारा गिरे होंगे, फिर खड़े होंगे, फिर गिरे होते हैं। नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं आपका ज्योतिष गुरु आपकी कक्षा निरंतर रूप से ले रहा हूँ। आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे, जो तुला राशि से अगली जो राशि आती है जिसका नाम है वृश्चिक। जब उसकी चर्चा करते हैं कि किसी की कुंडली में अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है, उसके अंदर जो सूर्य ग्रह बैठता है, जो सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवताओं में जो उच्च ग्रह बताया गया है, सबसे प्रभावशाली ग्रह बताया गया है, अगर वह सूर्य वृश्चिक लग्न की कुंडली के द्वादश भावों में किसी स्थान पर बैठ जाता है तो किस प्रकार का फल देता है। आज हम कक्षा 43 की बात करेंगे। अब तक मैं आपकी कक्षा 42 ले चुका हूं, जिसमें हमने तुला राशि तक की बात कर ली है। हमारी द्वादश राशियां होती हैं। सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 प्रकार की राशियां हैं। उन राशियों में से 8वीं जो राशि होती है इसका नाम है वृश्चिक राशि। आज हम उस राशि की चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से हम क्या जानेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में, कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य का क्या प्रभाव होता है, ये हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं ज्योतिष का बादशाह बनाने की ये जो प्रक्रिया लेके आया हूं, उस प्रक्रिया के अनुरूप आपको समझाऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जो कॉपी आपने ज्योतिष के लिए बना रखी है, जो मैंने आपको निरंतर रूप से बताई है, उसमें अंकित जैसे जैसे मैं बताता चलूं वैसे वैसे आपको उसमें अंकित करना है। प्रत्येक चीज को क्रम से लिखना है, जिसमें आप एक बार लिखोगे और वो निरंतर रूप से याद होता रहेगा। और एक बात मैं आपको मुख्य रूप से समझाना चाहता हूं बच्चों, कि किसी भी वीडियो को देखने से पहले, जैसे अगर मेरी कोई नवीन वीडियो आई है या नई प्रक्रिया की वीडियो आई है, उस वीडियो को देखने से पहले जो मैंने प्राचीन समय में लिखवा दिया है उस चीज का ना एक बार रिवीजन कर लिया करिए। जैसे आज मैं आपको कुछ भी लिखवाता हूं और कल जो वीडियो मेरी आएगी, कल की कक्षा मतलब क्या 44वीं जो कक्षा आएगी, उस कक्षा को लेने से पहले जो 43वीं कक्षा तक जितनी आपने लिख चुके हैं उन सबको ना एक बार रिवीजन कर लो, फेर लो। फेरने का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा रटो या रट्टा मारो, कुछ नहीं, केवल उनको आंखों से देख लो। क्यों? क्योंकि मैं उस प्रक्रिया से आपको लिखवा रहा हूं जिसमें आपको प्रत्येक चीज क्रम से याद हो जाएगी, लॉजिकली सोच भी पाओगे और चीजों को समझ भी पाओगे, इतना भी आपको पता है। तो चलिए आज हम कक्षा 43 की बात करते हैं, जिसमें हम वृश्चिक लग्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी और लेकर के और जो भी कलम वो लेकर के बैठ जाइए और प्रत्येक चीज को क्रम से लिखिए, जैसे मैं आपको लिखवाना चाहता हूं। श्री गणेशाय नमः बोल करके भगवान गणेश का नाम लेकर के, हे भगवान गणेश हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करना, हमें सद्बुद्धि प्रदान करना और हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करना, विघ्नों को दूर करना। हे विघ्नहर्ता हमारे विघ्नों को दूर करिए, समस्त कार्यों को पूर्ण करिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे गणपति भगवान समस्त कार्यों को पूर्ण करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, मैं ये मिटा देता हूं और आज हम वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अंकित करके आपको पहले से दिखा दी है। और ज्योतिष का बादशाह आप लोग बनेंगे पूर्ण रूप से, समझिए बात को। तो चलिए, किसी चीज को शुरुआत करने में और अंत करने में, याद रखना बच्चों, किसी चीज की शुरुआत से अंत तक उसको पूर्ण करने में समय अवश्य लगता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जिस चीज को हम पूर्ण रूप से सीख जाते हैं, अगर वो हमने सही ढंग से सीखी है। सही ढंग का मतलब क्या है? सही प्रक्रिया से सीखी है तो हमें वो चीज अवश्य फल देती है। और आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, अगर सही ढंग से, क्रम से और चींटी की चाल चलोगे ना, तो एक समय वो भी आएगा जब आप तेंदुए की चाल से दौड़ना भी शुरू कर दोगे। किसी चीज को प्रभावशाली योग से सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी नींव को जानना पड़ता है, उसकी जड़ को जानना पड़ता है। और जड़ वो चीज है जो बड़ी से बड़ी इमारत को खड़ा करने में मजबूत होती है। अगर जड़ कमजोर है, उसकी नींव कमजोर है ना, तो बड़ी से बड़ी इमारत भी ढह जाती है। बड़े से बड़ा जो घर होता है, महल मकान होता है ना, वो ढह जाता है। इसलिए हमें जड़ मजबूत करनी है। ऐसी ही ज्योतिष है, बिल्कुल ऐसी ज्योतिष है। ज्योतिष वैसे तो गूढ़ता का विषय है। गूढ़ता का मतलब क्या कि इसमें जितना घुसना चाहो उतना कम है। ये तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक सीखने वाला विषय है, जिसको आप प्रत्येक चीज को क्रम से सीखोगे ना, तो बहुत समय की विलास आपको देखने को मिलेगी। ज्योतिष की प्रक्रिया सीखने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान देना है कि कोई भी चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, कोई भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, उन बातों को, टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से सुनना है।
अगर आप किसी टॉपिक को एक बार ध्यान से सुन लोगे तो मैं कह सकता हूं उस टॉपिक को दोबारा आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप निरंतर रूप से उसको याद रख पाओगे और चीजों को समझ पाओगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। तो मेरे साथ बने रहिए और चीजों को शुरुआत से सीखिए। कक्षाएं लंबी हो सकती हैं, कक्षाएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कक्षा बहुत ज्यादा फलदायक है। आपको एक बार सिखा दी जाए ना, आप बिल्कुल भी उसको नहीं भूल सकते। आज हम वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मैं एक छोटी सी कुंडली आपके लिए अंकित कर देता हूं, जिससे आपको सीखने में बहुत अत्यधिक आसानी होगी। यहां पर मैंने आपके सामने एक उत्तर भारत में बनने वाली कुंडली अंकित कर दी है। आपको यह भी पता है कि दक्षिण भारत की कुंडली में और उत्तर भारत की कुंडली में अंतर है। वहां की कुंडली कैसे बनाई जाती है, यहां पर कुंडली कैसे बनाई जाती है। ये 12 भावों की कुंडली, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न कौन से नंबर की राशि है, 8वें नंबर की। तो हिंदी संख्या यहां पर हम 8 लिखेंगे। यहां पर आपका 9 आ जाएगा। ये राशियों की संख्या है। ये 10वीं राशि, ये 11वीं राशि, ये 12वीं राशि, ये पहली राशि, ये दूसरी राशि, ये तीसरी राशि, ये चौथी, ये 5वीं, ये आपकी 6वीं और ये आपकी 7वीं राशि आ जाएगी। ये आपकी राशि का पूरा हमने चार्ट बना दिया है, कुंडली का पूरा चार्ट बना दिया है। ये आपकी लग्न कुंडली का चार्ट है। इसके अंदर ये जो 8वें नंबर की राशि है, ये जहां पर विराजमान है, वो जगह होती है कुंडली का केंद्र। केंद्र मतलब सेंटर। जैसे मैं आपको बता चुका हूं शरीर का सेंटर मस्तिष्क होता है, ऐसे ये आपके कुंडली का सेंटर है। इसके बल से आपकी पूरी कुंडली कार्य करती है। इसका बल सबसे मुख्य बताया गया है। और आज जो हमने कुंडली ली है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और आपको इतना भी पता है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का जो स्वामी है, कौन, वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो है आपका मंगल। क्या है, मंगल। और वृश्चिक राशि का जो तत्व है वो कैसा तत्व है, वो आपका है जल तत्व। कैसा तत्व है, जल तत्व। इतना आपको पता है। और वृश्चिक राशि का स्वामी है, उसका तत्व क्या है, उसका तत्व है अग्नि तत्व। क्या तत्व है, अग्नि तत्व। ये मैंने आपको 2 चीजें क्यों लिखाई हैं, इसका भी कारण है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब ये मुख्य रूप से मैंने क्या लिखाया है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में स्वामित्व की बात करें तो मंगल उसका स्वामी है। तत्व की बात करें तो जल उसका तत्व है। मंगल के तत्व की बात करते हैं, स्वामित्व के तत्व की बात करते तो अग्नि उसका तत्व है। इस बात को याद रखिएगा। अब हम वृश्चिक लग्न की कुंडली में सबसे ऊपर जो हेडिंग डालोगे ना, यहां पर आप डालोगे, जो हेडिंग कौन सी डालनी है, हेडिंग वो डालनी है जो मैं आपको यहां पर पहले लिखा चुका हूं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के 12 भावों में सूर्य का प्रभाव। हेडिंग डाल करके एरो लगा करके नीचे ऐसे करके पूरी हेडिंग बना दीजिए बड़ी, और यहां पर लिखिए प्रथम भाव। हेडिंग के नीचे क्या लिखना है, प्रथम भाव, यानी कि पहला जो फर्स्ट हाउस है वो किस प्रकार का फल देगा, प्रथम भाव। प्रथम भाव के नीचे ऐसे करके आपको एरो लगा करके यहां पर ऐसे करके एरो लगा देनी। सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक बार में याद हो जाएगा। इसके बाद इसको लिखाने में अगर मैं ज्यादा लॉन्ग कर देता ना तो आपको थोड़ा बोरिंग लगना शुरू हो जाता। लेकिन आपको याद करना है, हमें लिखना नहीं है, हमें दिमाग में बिठाना है। और दिमाग में बिठाने के लिए हमें एक बार में ऐसा अंकित कर देना जो हमारे दिमाग पर पूरी तरह से छप जाए। ये भी आप लोग जानते हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए अब हम प्रभाव की बात करें। अगर हम प्रथम भाव की बात करते हैं तो यहां पर अगर मैं सूर्य को बिठाता हूं तो यहां पर मैं ऐसे करके सूर्य लिख देता हूं, सूर्य। अगर पहले भाव में सूर्य बैठा है तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सूर्य की ये क्या है, मित्र राशि है। तो हम यहां लिखेंगे, प्रथम भाव की बात करें सूर्य की तो कैसी राशि है, मित्र राशि। सूर्य की मित्र राशि है। स्वामी कौन है, मंगल है। क्या है, मंगल। स्वामी है मंगल, मित्र राशि है, स्वामी मंगल है, ये आपको पता है। लेकिन एक मुख्य चीज जानना,
मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बच्चों, लॉजिकली सोचा करिए। किसी चीज को जानने से पहले अगर हमें लॉजिक पता है ना, तो हम सब कुछ लिखने को तैयार है, सब कुछ जानने को तैयार है। लॉजिक क्या है कि आपको पता है कि वृश्चिक राशि आपकी मंगल की राशि है, इसका स्वामी है मंगल, और मंगल की राशि के अंदर कौन बैठा है? सूर्य। उससे पहले चलो, उससे पहले क्या देखेंगे? उससे पहले हम ये देखेंगे कि तनु भाव के अंदर कौन सा ग्रह कारक ग्रह बताया गया है। कारक का मतलब क्या होता है बच्चों? कारक का मतलब क्या होता है? उस घर का जो मालिक है, उस घर में सबसे ज्यादा प्रभाव किस ग्रह का होगा? क्या बोला मैंने? उस घर में सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा ग्रह दिखाएगा, उसको बोलते हैं कारक ग्रह। सबसे बड़ी बात क्या है? तनु भाव का जो कारक ग्रह होता है वो सूर्य होता है, इतना आपको पता है। एक और चीज, इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य को कौन सा स्थान प्राप्त है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी सूर्य तनु भाव में बैठा है तो तनु भाव सूर्य को प्राप्त है। नहीं बच्चों, सूर्य को वृश्चिक लग्न की कुंडली में, वृश्चिक लग्न का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल की जो राशि है वृश्चिक, उस वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल ने सूर्य को 10वां स्थान दे रखा है। कौन सा स्थान दे रखा है? मतलब क्या, पूरे लग्न चार्ट में हम देखेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर 10वां जो भाव है वहां पर सिंह राशि बनती है, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। मतलब क्या, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य को 10वां स्थान प्राप्त है। मतलब क्या, सूर्य दशमेश है, सूर्य कर्मेश है, सूर्य दसम भाव का स्वामी है, सूर्य राज्य भाव का स्वामी है, सूर्य पिता के स्थान का स्वामी है, दसम भाव में बैठ करके। कौन सी? वृश्चिक लग्न। हालांकि ये भी आपको पता है कि सूर्य जो है, मतलब क्या, सूर्य जो ग्रह होता है ना वो पिता का कारक है, इतना भी आपको पता है। चंद्रमा मन का कारक है, इतना भी आपको पता है। दूसरा कर्म क्या बोलता हूं, ये कारक तो आपको पता है, लेकिन कारक से पहले हम कुंडली के चार्ट का देखेंगे तो वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य को जो स्थान मंगल ने दे रखा है वो दे रखा है दशम स्थान, जो आपके पिता और राज्य का कारक है, जो आपके कर्मेश सूर्य बताया गया। कर्म का भाव का भाव इसमें देखा जाता है, कर्म भाव इसमें देखा जाता है, तो कर्मेश सूर्य हो गया, दशमेश सूर्य हो गया, इतना भी आपको पता है। मतलब क्या, मंगल ने सूर्य को दसम स्थान दे रखा है, किसमें? वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर। यह भी आपको जानना जरूरी है। अब एक बात बताइए, अब हम बात करते हैं, किस चीज की बात करेंगे बच्चों? ये हम बात करेंगे कि सूर्य अगर तनु भाव में बैठा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य तनु भाव में बैठा है तो किस प्रकार का फल देगा। सबसे बड़ी बात, सूर्य की कौन सी राशि है? ये मित्र राशि है। तो सूर्य की मित्र राशि है मंगल, तो आपको पता है सूर्य मित्र प्रभाव में बैठा है और सूर्य का ये कारक घर भी है। तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, ऐसा जो मनुष्य होगा, जो सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर मित्र राशि में बैठा है, ऐसे मनुष्य का जो जीवन है वो प्रभावशाली होगा। क्या होगा? प्रभावशाली। पहली बात, सबसे बड़ी बात जानना, ऐसे मनुष्य का जो जीवन होगा वो क्या होगा? प्रभावशाली। प्रभावशाली के बाद ऐसे मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। मान सम्मान मतलब क्या, हम बात करते हैं कि दशमेश अगर तनु भाव में जाकर के बैठ जाता है तो ऐसे मनुष्य को उसके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। एक और चीज, ऐसा जो मनुष्य होता है ना, वो मनुष्य क्या करता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ऐसा मनुष्य जो वस्त्र पहनता है, जो कपड़े पहनता है ना, वो कपड़े एकदम उच्च कोटि का प्रभाव दिखाने के लिए पहनता है। जैसे क्या, ऐसे मनुष्य के जीवन में जो वस्त्र पहने जाते हैं वो वस्त्र कुछ प्रदर्शित करते हैं, कुछ दर्शाते हैं। जैसे डॉक्टर के वस्त्र कैसे होंगे, आपको पता है कि सफेद कलर का उसका पोशाक होती है, वकील का काला कोट, इतना आपको पता है। ऐसे ही हम वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात करें, उसमें अगर सूर्य लग्न भाव में बैठा है तो ऐसे मनुष्य के जीवन में जो वो वस्त्र पहनेगा, वो वस्त्र कुछ ना कुछ दर्शाते हैं। मतलब क्या, वस्त्र प्रभावशाली होंगे। मतलब क्या, उच्च पद के वस्त्र पहनेगा, वस्त्रों से उसकी प्रतिष्ठा दिखेगी, वस्त्रों से उसके जीवन की जिज्ञासा दिखेगी, वस्त्र कार्य की चेष्टा उसके जीवन में मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ऐसा मनुष्य क्या होता है? स्वाभिमानी भी होता है। क्या होता है? स्वाभिमानी। याद रखना इस बात को।
मान सम्मान ऐसे मनुष्य के जीवन में अत्यधिक मिलता है, स्वाभिमानी ऐसा मनुष्य होता है, इस बात को याद रखना। और दूसरी बात मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बच्चों, मुख्य रूप से क्या, ऐसे मनुष्य को उत्तम शक्ति की भी प्राप्ति होती है, उत्तम शक्ति, ये भी आपको लिखना चाहिए। दूसरी बात, अब हम इसमें एक और चीज की बात करेंगे, वो क्या करेंगे, आप भली भांति जानते हैं कि सूर्य जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान से लेकर के अपने से सातवें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। क्या डालता है, पूर्ण दृष्टि, मतलब कोई भी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता है, केवल मंगल, बृहस्पति और शनि को छोड़ के, इतना मैं आपको लिखा चुका हूं। उसके पश्चात ग्रहों की त्रिपाद दृष्टि, ग्रहों की आदि दृष्टि और ग्रहों की चतुर्पाद दृष्टि भी होती है, वो भी मैं आपको ज्ञात करा चुका हूं। अगर आपको नहीं पता है कि ग्रहों की दृष्टियां क्या होती हैं, पूर्ण दृष्टि क्या होती है, अर्ध दृष्टि क्या होती है, त्रिपाद दृष्टि क्या होती है, वो भी मैं आपको लिखा चुका। अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्राचीन वीडियो को देखिए, जो मैं आपको पहले निरंतर लिखता हुआ कराता हुआ आ गया हूं, उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, सप्तम दृष्टि कहां पर डालेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 सप्तम दृष्टि डालेगा पत्नी के क्षेत्र पर। पत्नी के क्षेत्र में कौन सी राशि है बच्चों, वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र सूर्य का शत्रु होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे शत्रु राशि। क्या क्या लिखेंगे, शत्रु राशि। अब शत्रु राशि का स्वामी कौन है, यहां लिखेंगे स्वामी। स्वामी कौन है, स्वामी है आपका शुक्र। क्या है, शुक्र। और शत्रु राशि कौन सी है, शत्रु राशि है वृषभ। शत्रु राशि है वृषभ। शत्रु राशि का स्वामी कौन है, स्वामी है शुक्र, ये भी आपको पता है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे प्रभाव क्या दिखाएगा, फलादेश क्या करेंगे। सूर्य अगर लग्न भाव में बैठा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सप्तम दृष्टि पत्नी के क्षेत्र पर डालेगा, तो ऐसे मनुष्य के जीवन में आपको पता है शुक्र वासना का कारक भी है, शुक्र पत्नी का कारक भी है, शुक्र गृहस्थ का कारक भी है। ऐसे मनुष्य के जीवन में शत्रु राशि पर दृष्टि डालेगा, तो ऐसे मनुष्य की जो पत्नी होगी वो पत्नी से मतभेद की समस्या पैदा कर देगा। पत्नी से क्या होगा, मतभेद होगा। मतलब क्या, अगर कर्मेश दशमेश अगर लग्न भाव में बैठा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर दशमेश अगर लग्न में बैठा है, तो उसकी सप्तम दृष्टि के अनुसार, जो सातवीं दृष्टि के अनुसार पत्नी क्षेत्र पर जो मतभेद पैदा करता है, मतलब क्या, सप्तम दृष्टि जो पत्नी के स्थान पर, रोजगार के स्थान पर डालता है, ऐसे मनुष्य की जो पत्नी है उसके साथ वो लड़ाई झगड़े पैदा कर देता है, झंझटें पैदा कर देता है। दूसरी बात, एक और चीज आप पर ध्यान देना, सबसे बड़ी बात, मुख्य रूप से किन चीजों पर ध्यान देना। अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, सप्तम जो भाव होता है वो रोजगार का स्थान भी है। कौन सा है, रोजगार का स्थान। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में जो रोजगार होता है ना, रोजगार में कमी कर देगा सूर्य। क्या कर देगा, रोजगार में कमी पैदा कर देता है। मुख्य रूप से समझिएगा, सप्तम दृष्टि, क्या मैंने बात की, मैंने आपको क्या समझाया है, सूर्य जो वृश्चिक राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि सूर्य की मित्र राशि है, मित्र के बल पर सूर्य प्रतिभामान बनाता है, स्वाभिमानी बनाता है, मान सम्मान दिलाता है, उत्तम शक्ति प्राप्त कराता है, वस्त्र उसके प्रभावशाली होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रतिष्ठित स्थान पर बैठ जाता है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, सप्तम दृष्टि डालेगा अपनी शत्रु राशि पर। लॉजिकली सोचना, जब हम किसी ग्रह की दृष्टि को देखेंगे तो सप्तम दृष्टि डालता है शत्रु राशि पर, तो शत्रु राशि से क्या प्रभाव होगा कि जो राशि जिस स्थान पर बैठी है, जो उसने राशि ने जो ऑरा बना रखा है, उस स्थान पर जो प्रभाव दिखा रही है, उस प्रभाव में वो कमी कर देगी, उस प्रभाव के भाव में वो कमी कर देगी। मतलब क्या, स्त्री देखी जाएगी, शत्रु है तो स्त्री से मतभेद पैदा करवा देगी, रोजगार में कमी पैदा करवा देगी। मुख्य रूप से समझिएगा इस बात को, रोजगार में कमी स्त्री से मतभेद पैदा करा देती है। इस चीज को फटाक से नोट करो, फिर आपको आगे का समझाएंगे। यहां पर ऐसा लगा करके फटाक से नोट कर लीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगाइए।
फटाक से नोट करो बच्चों। स्वामित्व आपको लिखा दिया है। एक और मुख्य चीज आपको समझाना चाहता हूं मैं, वो क्या समझाना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके कॉमा लगा देंगे, थोड़ा समझिएगा। यहां पर जो राशि है मित्र राशि है, मतलब क्या, मित्र के साथ बैठा है सूर्य तो प्रभाव भी दिखाता है मित्र योगी है। एक और बात समझना, ऐसा मनुष्य जो होता है ना, मित्र के साथ बैठ करके जब किसी सप्तम दृष्टि योग पर दृष्टि डालता है तो रोजगार जब वो कोई करता है, रोजगार होगा तो रोजगार हुकूमत से करेगा। किससे करेगा? हुकूमत व हेकड़ी दिखाएगा। ऐसा मनुष्य हुकूमत व हेकड़ी दिखाता है, हुकूमत व हेकड़ी दिखाएगा ऐसा मनुष्य। फटाक से ये नोट करो, याद रखना इस बात को, फटाक से नोट करिए। आशा करूंगा नोट कर लिया होगा बच्चों। नोट नहीं किया है तो आप वीडियो रोक करके शांति से नोट कर लीजिए, जैसे आपको समझ में आएगा। चलो, एक और चीज आपकी समझने के लिए इसके अंदर रह गई है, वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक और चीज क्या है कि आपको पता है कि जो सूर्य है वो अग्नि तत्व है। कैसा तत्व है? अग्नि तत्व। मंगल भी है अग्नि तत्व। अब एक बात बताइए, अग्नि से जब अग्नि मिलती है तो क्या होगा? अग्नि बढ़ाएगा, प्रभावशाली बनाता है। अग्नि से अग्नि मिलेगी तो अग्नि बढ़ेगी। अग्नि से क्या होगा? ऐसा मनुष्य गुस्सा ज्यादा करता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में गुस्सा भी देखने को मिलता है। एक और चीज, गुस्से से कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य करेगा। नुकसान क्यों करेगा? उसका कारण है कि जो वृश्चिक राशि है उसका तत्व है जल। जल तत्व और अग्नि तत्व एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अग्नि के चारों तरफ जब जल भर जाएगा तो अग्नि अपना प्रभाव कम कर देगी। आपको पता है, फायर ब्रिगेड जब आती है, जब पानी अग्नि पर डालती है तो अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे ही ये मनुष्य गुस्से से चिड़चिड़ा भी हो जाएगा लेकिन प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। कभी कभी ऐसा भी ऐसे मनुष्य के जीवन में देखने को मिल जाता है। ये हम कब जानेंगे? जब ये जानेंगे कि इसका अगर मंगल पीड़ित हो जाए, मंगल की दृष्टि, या फिर मंगल नीच का होकर के बैठ जाता है, या मंगल अस्त हो जाता है, मंगल वक्री हो जाता है, तब हम क्या देखेंगे कि यहां पर जो प्रतिभाशाली प्रतिभामान स्वाभिमान मनुष्य है उसके जीवन में भी नीरसता देखने को मिल सकती है, कमी देखने को मिल सकती है। ये हम जानेंगे राशि के अंशों से, ग्रहों की दृष्टियों से, ग्रहों की युतियों से, और जो भाव है भाव के तत्वों से जानेंगे, षड बल से जानेंगे, दिशा बल से जानेंगे, काल बल से जानेंगे। जब हम कुंडली का विवेचन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। इस चीज को फटाक से नोट करो बच्चों, 1 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाक से नोट करो, बस ऐड ऑन करना है बस, और कुछ नहीं करना। चलो, नोट नहीं किया है तो शांति से वीडियो रोक करके आराम से नोट करो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें आराम से सीखना है। बिल्कुल शांति से सीखोगे तब चीजों को जान पाओगे बच्चों, नहीं तो चीजों को अच्छी तरह से जान नहीं पाओगे। चलो, अब हम बात करते हैं किस भाव की? द्वितीय भाव की। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? द्वितीय भाव। चलो, अगर आपके द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है, सूर्य कहां बैठा है? द्वितीय भाव में, तो कैसा फल देगा इसकी बात आज हम करेंगे। चलिए, अब आपको इतना भी पता है बच्चों कि जो द्वितीय भाव में जो राशि है वो कैसी राशि है? मित्र राशि है। कैसी राशि है? मित्र राशि। अब मित्र राशि का जो स्वामी है वो कौन है? गुरु, यानी कि हम क्या कहेंगे? बृहस्पति। क्या स्वामी है? बृहस्पति। इतना आपको पता है। अब राशि मित्र की है, बृहस्पति स्वामी है, तो खुद बताओ। और दूसरी बात क्या? एक मुख्य बात को जानना, द्वितीय स्थान के अंदर, दूसरे भाव के अंदर हम किस चीज को देखते हैं? हम देखते हैं कुटुंब को, हम देखते हैं धन को। इतना भी आप लोगों को पता है, द्वितीय भाव के अंदर हम कुटुंब और धन को देखेंगे तो क्या प्रभाव दिखाएगा सूर्य? सूर्य सबसे बड़ी बात क्या है? ऐसे मनुष्य के जीवन में कुटुंब का प्रभाव होता है।
कुटुंब का प्रभाव ऐसे मनुष्य, क्योंकि मित्र राशि में जाकर के बैठ जाता है सूर्य, मतलब क्या, कर्मेश यानी कि दशमेश अगर मित्र राशि में जाकर के द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाता है तो ऐसे मनुष्य को कुटुंब का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे मनुष्य को धन का लाभ मिलेगा, ऐसे मनुष्य को धन का लाभ मिलेगा। ऐसे मनुष्यों की वाणी जो होगी ना, वाणी जो होगी वो हम तेज कह लो या प्रभावशाली कह लो, ऐसे मनुष्य की वाणी प्रभावशाली हो जाती है। प्रभावशाली क्यों होगी, उसका कारण है कि सूर्य उग्र ग्रह है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि तत्व का ग्रह जब मित्र राशि में जाकर के बैठ जाए, धनु राशि में जाकर के बैठ जाए, तो वो जो धनु राशि होती है उसका स्वामी है गुरु। गुरु जो है ना, वो आपको पता है गुरु का प्रभाव क्या है, बुद्धि या फिर किसी ऐसे कर्म को करने वाला जो किसी चीज की बढ़ोतरी करता, वृद्धि करता है। अगर उसके साथ अगर उग्र ग्रह बैठ जाता है, अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाता है, तो मैं कह सकता हूं उस मनुष्य को प्रभावशाली ऐसा मनुष्य बन जाता है। इससे क्या होगा कि वाणी प्रभावशाली होती है ऐसे मनुष्य के जीवन में। दूसरी बात क्या, अब कमी क्या करेगा, यहां से अगर मैं थोड़ी सी कमी की बात करते हैं, इस जगह पर हम कमी की बात करेंगे। कमी हो जाएगी आपकी, पिता सुख में कमी कर देगा। कमी कहां करेगा, पिता सुख में। ऐसे मनुष्य के जीवन में पिता सुख में कमी क्यों कर देता, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है, कर्मेश अगर द्वितीय भाव में कुटुंब के घर में जाकर के बैठ जाता है, उसके बाद हम प्रभाव की बात करें तो वृश्चिक जो लग्न होती है वो जल तत्व की लग्न है। अब वो अपना जल का तत्व कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाएगा। ऐसा मनुष्य जीवन में धन भी कमाता है, कुटुंब का प्रभाव भी दिखाता है। अब जब वाणी प्रभावशाली हो जाती, वाणी उग्र हो जाती, वाणी तेज हो जाएगी, तो पिता के सामने कहीं ना कहीं कर्कशता दिखा देता है ऐसा मनुष्य, जिसके कारण क्या होगा, पिता के सुख में थोड़ी सी कमी पैदा हो जाती है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ऐसा मनुष्य गौरवशाली भी कहा गया है। आगे हम बात करते हैं सातवीं दृष्टि कहां पर डालेगा। क्या बात करेंगे, सातवीं दृष्टि। आपको पता है सातवीं दृष्टि डालेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। सातवीं दृष्टि डालेगा आपकी मिथुन राशि पर, मतलब क्या, मित्र राशि पर डालेगा। मित्र राशि कौन सी है, मिथुन राशि है। और मित्र राशि का जो स्वामी है वो कौन है, स्वामी है आपका बुध। कौन है, बुध। कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि गुरुजी जो बुध ग्रह है वो सूर्य का सम बताया गया है। सम का मतलब ना शत्रु है ना मित्र है, बीच का बताया गया है। पर आपने तो पिछली वीडियो में बोला था कि बुध सूर्य का मित्र है। तो इस चीज में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आप हमें बताने की कृपा करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि जब हम तात्कालिक मित्रता पढ़ते हैं, तात्कालिक मित्रता के बारे में जब हम गणना करते हैं, तब तात्कालिक मित्रता के कुछ प्रभाव में जब क्या, योग कारक क्या होता है आपको भी पता है। मैं आपको अच्छी तरह से तब बताऊंगा जब मैं तात्कालिक मित्रता, पंचदा मैत्री चक्र और नैसर्गिक मैत्री चक्र पर एडवांस वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको तीनों चीज एक ही क्रम में बताता हुआ चलूंगा। तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि बुध ग्रह जो है वो सूर्य का मित्र, शम और नैसर्गिक में क्या, कब और किस योग में बनता है, वो भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। इस बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अभी यहां पर हम क्या बात करेंगे, मित्र बताएंगे सूर्य को। तात्कालिक मित्रता में मित्र बताया गया है शुरू, गुरु बुध सूर्य का। अगर हम शम की भी बात करते हैं तो शम में भी ना तो शत्रु है ना मित्र, बीच का प्रभाव दिखाता है। उसके अंदर भी सूर्य अगर उसी के राशि में जाकर के बैठ जाता है तो मित्र का प्रभाव भी वो दिखाने लग जाता है। चलिए बताएंगे आगे चल के आराम से। अभी मित्र मानिए आप, मित्र राशि में जाकर के बैठ जाएगा, इससे क्या होगा, नहीं, धनु राशि में बैठा है, सप्तम दृष्टि मित्र राशि पर डालेगा, मिथुन राशि पर डालेगा। अब आपको पता है मिथुन राशि पर जब मित्र दृष्टि डालेगा तो ऐसा मनुष्य जो है वो पुरातत्व, आपको पता है पुरातत्व का स्थान है अष्टम। क्या होगा, पुरातत्व का स्थान है। पुरातत्व से लाभ लेगा ऐसा मनुष्य। कर्मेश अगर
तृतीय द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाता है धनु राशि में, ऐसा मनुष्य पुरातत्व से लाभ लेता है। क्यों? क्योंकि पुरातत्व का आयु का स्थान है, पुरातत्व का स्थान है, तो ऐसा मनुष्य पुरातत्व की शक्ति से अत्यधिक लाभ लेता है। क्या होता है? पुरातत्व की शक्ति से लाभ मिलेगा। दूसरी बात क्या? ऐसा मनुष्य दिनचर्या पर विशेष ध्यान देगा। विशेष ध्यान क्या होगा? ऐसा मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भी दिनचर्या रूटीन पर ध्यान देगा। तो रूटीन के कार्यों की अवधि के अंदर ऐसा जो मनुष्य होता है ना, वो दिनचर्या पर विशेष ध्यान से प्रभावित होगा, मतलब विशेष ध्यान से प्रभाव दिखाएगा। ऐसा मनुष्य क्या होता है? मेरी बात को समझना बच्चों, लॉजिकली सोचिए, मैं आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको क्या समझा रहा हूं। धनु राशि जो होती है उसका स्वामी है गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य का मित्र है। अब मित्र राशि में जब सूर्य बैठा है, अब ऐसा किस योग में देखा जाएगा? वो देखा जाएगा कि मित्र राशि में सूर्य किस भाव में बैठा है। भाव है आपका कुटुंब का, भाव है आपकी वाणी का, भाव है आपके परिवार का। तो वहां पर वो प्रभावित करेगा सूर्य को, प्रभावशाली हो जाएगा सूर्य वहां पर। तो क्या होगा? कुटुंब का प्रभाव बढ़ता है, धन का लाभ देगा, वाणी को प्रभावशाली बना देगा, वाणी को उग्र बना देगा। अब जब किसी की वाणी उग्र हो जाएगी, बात को समझिएगा, मैं आपको मुख्य रूप से क्या समझाना चाहता हूं बच्चों, कि प्रभावशाली जब सूर्य दिखा देगा, उसके बाद जब वाणी उग्र हो जाएगी, तब हम देखेंगे कुंडली के अंदर सूर्य कहां का मालिक है। सूर्य मालिक है पिता के स्थान का। तो उग्र जो वाणी हो जाएगी वो किससे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? पिता के स्थान से। अगर कॉम्बिनेशन पिता के स्थान से बनाएंगे तो उग्र वाणी पिता के सुख में कमी कर देगी। इस बात को समझना, ये थोड़ा ना हमें कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा, हमें थोड़ा कंबाइंड करके चलना पड़ेगा, तभी हम चीजों को सीख पाएंगे। दूसरी बात, सप्तम दृष्टि की बात करें, पूर्ण दृष्टि कौन सी? सप्तम। सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो सप्तम दृष्टि कहां पर डालेगा? आयु के स्थान पर। कहां पर डालेगा? पुरातत्व, प्राचीन वस्तुओं के स्थान पर। तो वहां पर क्या करेगा? मित्र भाव में बैठा है, पुरातत्व पर दृष्टि डालेगा तो वहां से लाभ लेगा। दूसरी बात, एक मुख्य चीज और समझना। क्या चीज समझोगे? एक मुख्य चीज ये समझोगे कि पुरातत्व के बाद वो वहां पर दिनचर्या को भी, रूटीन को भी देखा जाता है, तो रूटीन से भी वो विशेष ध्यान देकर के लाभ प्रभाव दिखाएगा रूटीन का। मतलब क्या? ऐसा मनुष्य अपने रूटीन को बहुत अत्यधिक सीरियस लेता है, गंभीरता से लेता है कि मैं दिन में क्या करता हूं, किस योग को करता हूं, किस कर्म को करता हूं। ऐसा देखा गया है कि ऐसा मनुष्य रूटीन पर भी विशेष रूप से ध्यान देता है। इस बात को आप समझिएगा, आशा करूंगा आपको समझ में आएगा। वो फटाक से नोट करो, 1 सेकंड 2 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम लीजिए, फटाक से नोट करो बच्चों, फिर आगे का कराएंगे। चलो, आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लेना। चलो, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात हम क्या करेंगे कि सूर्य जब हमारा तृतीय भाव में जाकर के बैठ जाए, तो किस भाव में? जहां पर आपके पराक्रम के स्थान को देखा जाता है। कौन से स्थान को देखा जाता है? पराक्रम के स्थान को देखा जाता है। पराक्रम के स्थान में अगर सूर्य आपका बैठ जाता है तो किस प्रकार का फल देगा? ये मैं मार्कर बदल देता हूं, ये थोड़ा चलना इसने कम कर दिया है। पराक्रम के स्थान की बात करते हैं बच्चों। पराक्रम के स्थान की बात करें तो आपको पता है कि यहां पर किन चीजों को देखा जाता है। अब भलीभांति ज्ञात है आपको, भलीभांति आप जानते हैं। पहले हम यहां पर डालेंगे तृतीय भाव। क्या बात करेंगे? तृतीय भाव। अब हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो आपको पता है तृतीय भाव के अंदर जो राशि है वो कैसी राशि है? शत्रु राशि है। कैसी राशि है? शत्रु राशि। और शत्रु राशि का जो स्वामित्व है वो शनि है। कौन है? शनि।
स्वामी कौन है? शनि। अब एक बात बताइए, मुख्य रूप से एक बात को समझना, किसी भी कुंडली को जानने से पहले, किसी भी कुंडली की चर्चा करने से पहले हमें उस जगह विशेष की चर्चा करनी जरूरी है कि कुंडली के अंदर, द्वादश भावों के अंदर किसी भाव की अगर हम गणना करते हैं, किसी भाव की अगर हम चर्चा करते हैं, तो उस भाव के अंदर जो ग्रह होता है वो किस अवस्था में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है और उसका दिशा बल क्या है, इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम चीजों को जान पाएंगे। विशेष ध्यान का मतलब क्या है कि तृतीय भाव के अंदर किन किन चीजों को देखा जाता है। छोटे भाई बहन हो गए, पराक्रम भाव है, बल को देखा जाएगा, इस योग को देखा जाएगा। सबसे पहले बात को समझिएगा। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इस भाव में किन चीजों को देखा जाएगा? छोटे भाई बहनों के स्थान को, पराक्रम के स्थान को। यहां पर राशि कौन सी है? मकर राशि है। मकर राशि सूर्य की शत्रु राशि है, तो क्या होगा? छोटे भाई बहनों से मतभेद पैदा कर देगा। ये मार्कर भी बंद हो गया, मार्कर की समस्या बड़ी आ जाती है बच्चों। इतने सारे रखें, पता नहीं कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, भी नहीं समझ में आ रहा। क्या होगा? ऐसा मनुष्य जो है छोटे, ऐसे मनुष्य के जीवन में छोटे भाई बहनों से मतभेद पैदा करा देता है सूर्य। छोटे भाई बहनों से मतभेद। दूसरी बात क्या, अब इसमें क्या देखेंगे? अब इसमें एक मुख्य चीज पर ध्यान जरूर देते हैं। मुख्य चीज पर कैसे ध्यान देते हैं कि आपको पता है कि कर्मेश का मालिक है। कर्मेश का मालिक क्या? कर्मेश मतलब पिता। तो सबसे बड़ी बात क्या है, कर्मेश अगर शत्रु राशि में जाकर के बैठ जाता है तो हम क्या बात करेंगे कि पिता से भी मतभेद करा देता है। पिता से भी, ऐसे मनुष्य के जीवन में पिता से भी मतभेद की समस्या देखने को मिल जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा हूं? सूर्य अगर शत्रु राशि में जाकर के बैठ जाता है, उस भाव में किन चीजों को देखा जाता है उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद सूर्य कहां का मालिक है, वहां पर क्या प्रभाव देखा है उसको दीजिए। उसके बाद हम अन्य चीजों पर चलते हैं कि कौन सी दृष्टि है, किस राशि है, कौन सा अंश है, सब कुछ हम बाद में देखते हैं। इस बात को समझिएगा कि पिता से मतभेद की समस्या ऐसे मनुष्य के जीवन में अत्यधिक रूप से देखने को मिल जाती है। एक और बात क्या समझेंगे, आपको पता है कि पराक्रम भाव के अंदर अगर कोई क्रूर ग्रह चला जाता है तो अपनी क्रूरता को छोड़ करके अच्छा फल देना शुरू कर देता है। इस बात को हमेशा याद रखना। पराक्रम भाव के अंदर अगर कोई बुरा क्रूर ग्रह चला जाता है तो अपनी क्रूरता को मेहनत में बदल देता है, परिश्रम में बदल देता है, अच्छा फल देता है। ऐसा मनुष्य क्या होगा कि क्रूरता छोड़कर क्या होगा? क्रूरता छोड़कर अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है। क्रूरता छोड़कर अत्यधिक सफलता प्राप्त करेगा। आगे हम बात करते हैं सातवीं दृष्टि की, कि सूर्य यहां पर सप्तम दृष्टि कहां पर डालेगा? आपके भाग्य के स्थान पर। तो ऐसे मनुष्य भाग्य पर विशेष ध्यान देगा। क्यों देगा? ये मैंने आपको पहले लिखा दिया, एक चीज लिखाना मैं भूल गया कि यहां पर कौन सी राशि बनेगी? मित्र राशि बनेगी। कौन सी राशि बनेगी? मित्र राशि। मित्र राशि कौन सी? स्वामी कौन है? चंद्र। मतलब क्या? अपनी चंद्रमा की मित्र राशि पर प्रभाव क्या दिखाएगा? सप्तम दृष्टि, जब सूर्य सप्तम दृष्टि चंद्रमा की कर्क राशि पर देगा तो आपको पता है कर्क राशि भी जल तत्व की राशि है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हम क्या बात करेंगे? स्वामी कौन है? चंद्र। चंद्र कैसा ग्रह है? मन का कारक है, सूर्य का मित्र है। तो क्या होगा? उससे भी पहले क्या देखेंगे कि उस भाव के अंदर देखा क्या जाता है? भाव के अंदर देखा जाता है कर्म है, धर्म। धर्म से पहले हम क्या है? भाग्य। तो भाग्य पर विशेष ध्यान देगा। धर्म का पालन करने वाला बनेगा, धर्म का पालन करने वाला बनेगा। यश ऐसे मनुष्य के जीवन में अत्यधिक मिलेगा। क्या मिलेगा? यश, ऐश्वर्य ऐसे मनुष्य के जीवन में धर्म का पालन करने वाला और अपने योग से भाग्य पर ध्यान देने वाला ऐसा मनुष्य होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मित्र जिसका चंद्रमा है। और एक और चीज मुख्य रूप से क्या? भाग्य पर ध्यान देगा, विशेष ध्यान देने वाला, और ध्यान दे करके भाग्य में वृद्धि भी करेगा। और ऐसा मनुष्य
हिम्मत शक्ति प्राप्त करता है। क्या करता है? हिम्मत शक्ति ऐसा मनुष्य जीवन में अवश्य प्राप्त करेगा, इस बात को याद रखिएगा। इससे हम क्या प्रभाव दिखाएंगे कि चंद्रमा सूर्य पर क्या मतलब क्या, सूर्य जो चंद्रमा की कर्क राशि पर क्या प्रभाव दिखाता है। चंद्रमा सूर्य का मित्र है, मित्र योग से प्रभाव दिखाएगा कि भाग्य को वृद्धि करेगा, धर्म का पालन करेगा, यश देगा, हिम्मत शक्ति देगा। अगर यहां पर चंद्रमा बलवान है तो, अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा किसी भी कार्य से अस्त है, या फिर चंद्रमा की युति किसी ऐसे ग्रह से बन रही है जो कोई ना कोई दोष पैदा कर रहा है, तो यहां पर सूर्य को कष्ट भी देखने को मिलेंगे। वो हम कुंडली के विवेचन में अवश्य बात करेंगे। मतलब कि अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा है तो आपको पता है कि ग्रहण दोष बना देता है, केतु के साथ बैठा है तो आपको पता है ग्रहण दोष बना देता है, सूर्य के साथ बैठा है तो आपको पता है अमावस्या योग बना देता है। ये भी आप लोग जानते हैं। मुख्य रूप से मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा ठीक है, तो क्या होगा, भाग्य को चमकाएगा, धर्म का पालन करने वाला, यश ऐश्वर्य करने वाला, हिम्मत शक्ति प्रदान करने वाला ऐसा मनुष्य बनता है। फटाक से नोट करो, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट करो। नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके शांति से नोट कर लेना। अब हम चतुर्थ भाव की बात करेंगे। कौन से भाव की बात करेंगे? चौथे भाव की बात करेंगे। यहां पर लिखेंगे हम, पहले यहां सूर्य को चतुर्थ भाव में बिठाते हैं। अगर चौथे भाव में आपका सूर्य बैठा है, किस भाव में? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है तो आपको पता है कि चतुर्थ भाव में जो राशि है वो भी आपकी सूर्य की कौन सी राशि है? शत्रु राशि है। शत्रु राशि कौन सी है? कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो कौन है? वो है शनि। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो कौन है? शनि। यहां पर क्या प्रभाव दिखाएगा? अब एक बात बताइए कि चतुर्थ भाव के अंदर किन चीजों को देखा जाता है? आपको पता है भूमि, वाहन, माता, सुख, घरेलू, इसमें ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ऐसे मनुष्य के माता के सुख में, माता के सुख में कमी कर देगा सूर्य, क्योंकि आपको पता है सूर्य यहां पर मध्य रात्रि का भी हो जाता है चतुर्थ भाव में। दूसरा क्या है? भूमि, वाहन, क्या लिखा मैंने? भूमि वाहन में कमी कर देता है सूर्य। घरेलू है, या हम कह सकते हैं इसको लिखेंगे घर में, क्या लिखेंगे? घर में खरखरा। ऐसा मनुष्य घर में खरखरा होकर लाभ लेगा। मतलब क्या? अपनी वाणी को तो खरखर ही रखेगा, लेकिन उसको यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा लाभ मिलता रहेगा। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम उसके बाद हम बात करेंगे सातवीं दृष्टि की। किसकी बात करेंगे? सातवीं दृष्टि की। तो सप्तम दृष्टि कहां पर डालेगा? सप्तम दृष्टि वालेगा स्वक्षेत्री, मतलब क्या? सिंह राशि पर डालेगा। सिंह राशि पर सप्तम दृष्टि मतलब स्वराशि है सूर्य की, स्वराशि पर दृष्टि डालेगा, मित्र इसका सूर्य है। तो यहां पर क्या होगा? पिता का सुख ऐसे मनुष्य के जीवन में देखने को मिल जाता है। मान सम्मान ऐसे मनुष्य के जीवन में भी मिल सकता है। मान सम्मान की जिज्ञासा ऐसे मनुष्य को होती है और मान सम्मान की भी प्राप्ति ऐसे मनुष्य को हो जाती है। ऐसे मनुष्य को पिता का सहयोग भी मिलता है। पिता का सहयोग भी ऐसे मनुष्य को जीवन में देखने को मिल जाता है और मान प्रतिष्ठा भी ऐसे मनुष्य के जीवन में मिल जाती है। क्या होता है? मान प्रतिष्ठा। अब बात को समझिएगा। सूर्य की शत्रु राशि है कौन सी? कुंभ राशि। कुंभ राशि सूर्य की शत्रु राशि है, स्वामी है जिसका शनि। वहां पर अगर हम बात करते हैं शत्रुता की,
शत्रु भाव में सूर्य बैठा है और केंद्र जिसका वृश्चिक हो गया, वहां पर जल तत्व है, उस ऊपर से जल तत्व के साथ केंद्र में जल तत्व, उसके साथ सूर्य मध्य रात्रि का हो जाएगा, तो वहां पर कोई ना कोई कमी अवश्य दिखाएगा। वो क्या होगा? माता के सुख में कमी, भूमि वाहन में कमी, घरेलूपन में खरखरापन पैदा कर देता है, होकर के भी सुख प्राप्त करेगा। सुख क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर सूर्य का पुत्र होता है शनि, पुत्र होता है शनि। तो वहां पर क्या होगा? सूर्य चाहे कितना भी अग्नि तत्व हो, अपने पुत्र के सामने कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को मिल जाता है। सूर्य के लिए क्या होगा? खरखरा होकर के लाभ लेगा। सातवीं दृष्टि कहां पर? अपने स्वराशि पर डालेगा, तो वहां पर पिता का सुख, मान सम्मान, पिता का सहयोग और मान प्रतिष्ठा से मनुष्य के जीवन अवश्य देखने को मिलती है। फटाक से नोट करो, फिर हम पंचम भाव की बात करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों। अब मैं आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाक से नोट करिए। आशा करूंगा आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके लिए पंचम भाव की। क्या बात करेंगे? पंचम भाव की बात करते हैं। आपको इतना पता है कि पंचम जो भाव है वो बुद्धि का स्थान है, संतान पक्ष का स्थान है, इतना आप लोग जानते हैं। पंचम भाव में अगर हम बात करते हैं तो मित्र राशि हो गई सूर्य की। कैसी राशि है? मित्र राशि। और मित्र राशि के स्वामित्व की बात करते हैं तो स्वामी कौन है? गुरु। गुरु मतलब बृहस्पति, इसका स्वामी है गुरु। अब मित्र राशि में अगर सूर्य बैठता है तो किस प्रकार का फल देगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे मनुष्य को पहली बात तो विशेष शक्ति प्राप्त होती है, विशेष शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात है, एक तो राजनीति के ज्ञान से, ऐसा मनुष्य अगर राजनीति में जाए तो राजनीति के ज्ञान से ऐसे मनुष्य को मान मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है राजनीति के ज्ञान से। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे मनुष्य की जो बुद्धि होती है, बुद्धि में वृद्धि होती है। बुद्धि में क्या होगी? वृद्धि की प्राप्ति होगी ऐसे मनुष्य के जीवन में। विशेष शक्ति, विशेष शक्ति का मतलब क्या? कि कोई भी काम करेगा उसमें कहीं ना कहीं से उसको लाभ की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। बुद्धि में वृद्धि होती है। एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा, वो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ऐसा मनुष्य अगर कारोबार करता है, कारोबार में अपनी बुद्धि के बल से, बुद्धि के बल से उन्नति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? उन्नति प्राप्त करता है। क्या बताया मैंने आपको? मित्र राशि हो गई। किसकी मित्र राशि हो गई? गुरु की। मित्र राशि सूर्य के मित्र की राशि है जिसका स्वामी है गुरु। और आपको इतना भी पता है कि संतान पक्ष पंचम भाव मूल त्रिकोण भी होता है। अब क्या बोलेंगे कि कर्मेश अगर मूल त्रिकोण में आ जाता है, वहां पर जहां का कारक भी गुरु होता है, पंचम भाव का कारक ग्रह कौन सा है? गुरु। उसके साथ सूर्य, सूर्य की मित्र राशि बैठ गई तो क्या होगा? बुद्धि की वृद्धि करता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर मीन राशि में सूर्य, मूल त्रिकोण राशि में सूर्य होता है, उसके बाद हम क्या जानेंगे? आपको पता है कि थोड़ी जल तत्व की भी राशि होती है। तो प्रभाव देखिए, सबसे पहले विशेष शक्ति प्राप्त होती है, राजनीति के ज्ञान से मान मिलता है, बुद्धि में वृद्धि होती है, कारोबार में वृद्धि की बल से उन्नति प्राप्त करता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, आपको मैं ये चीज समझाना चाहता हूं। एक और बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, उस बात को समझना कि जो कारोबार वृद्धि की मैंने आपको बात की है, कारोबार वृद्धि का मतलब क्या है कि यहां पर कर्मेश है,
कर्मेश का मतलब कर्म कोई भी करेगा उसमें कहीं ना कहीं से बुद्धि के बल से वृद्धि अवश्य कर लेगा। कब? जब मीन राशि का स्वामी सही अवस्था में बैठा है। अगर गुरु पीड़ित है, गुरु किसी ना किसी के बल से बलहीन हो गया है, वृद्ध हो गया है, या कहीं पर ऐसी राशि में है जहां पर नीच का हो गया है, तो ये कह सकते हैं कि इनका उल्टा हो जाएगा। कारोबार करेगा पर वृद्धि की जगह नीचपन उसके जीवन में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। क्या बात करते हैं? सातवीं दृष्टि ये डालेगा कहां पर? 1 2 3 4 5 6 और 7 कहां पर डालेगा? सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो सप्तम दृष्टि डालेगा एकादश भाव पर। एकादश भाव पर मतलब क्या? 11वें भाव पर। उसकी राशि जो है वो बनेगी कन्या राशि। क्या बनेगी? सूर्य की मित्र राशि बनेगी कन्या राशि। वो हमारे धन क्षेत्र का भाव हो गया, तो वहां पर क्या करेगा? धन में वृद्धि करेगा और बुद्धि से धन लाभ कमाएगा। बुद्धि के बल पर धन की प्राप्ति करेगा, धन में वृद्धि करेगा। क्यों? क्योंकि कन्या राशि होती है स्वयं सौम्य राशि और सूर्य का तत्व है अग्नि। अग्नि तत्व सौम्य राशि से मिलता है तो प्रभाव बढ़ेगा अग्नि का, इससे बल प्रदान करेगा सातवीं दृष्टि के बल पर। यह आपने सोचा, समझा और प्रयत्न योग से जाना, इस बात को याद रखिएगा। अगर बुध सही अवस्था में बैठा है, षडबल की अवस्था के योग में अच्छा बैठा है, तो सूर्य जो कर्मेश का मालिक है, दशम क्षेत्र का मालिक है, दशमेश होकर के बैठा है, वो उसके जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति पैदा करवाएगा। 1 सेकंड में नोट करो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अगर नोट नहीं किया है तो शांति से आपको क्या करना है? वीडियो रोक करके आराम से बड़े भाव से नोट करना है, जिससे क्या है आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। वीडियो को आगे मत बढ़ाया करिए, वीडियो को स्किप मत करा करिए। स्किप करोगे तो चीजों को समझ नहीं पाओगे। मैं यहाँ खड़े होकर के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, उसका भी कारण है कोई ना कोई। क्यों? क्योंकि मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ, ज्ञान की अवस्था में बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा? ज्योतिष को बेहतर तरीके से सीखा जाएगा, बेहतर उन्नति आप ज्योतिष के प्रति सक्षम कर पाओगे। इसलिए मैं आपकी ज्ञान की अवधि को बढ़ाता हूं, ज्ञान की चेष्टा को बढ़ाता हूं। अब दूसरी बात क्या है? आजकल आप देख रहे हैं कि एक जो ट्रेंड में चल रहा है, सोशल मीडिया के ट्रेंड में जो दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो क्या है? एक शब्द है GS और T, गुड्स सर्विस टैक्स, GST। जीएसटी जो है वो सरकार के द्वारा प्रत्येक चीज पर बढ़ा दी गई है, चाहे वो शिक्षा हो, कोई वस्तु हो, कोई वस्तु विशेष कोई भी चीज हो जिसमें आपको जीएसटी अवश्य देनी पड़ेगी। कहीं पर 18% तो कहीं पर 20%। अब इसका मैं आपको मुख्य रूप से क्या समझाना चाहता हूं बच्चों? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो सरकार ने जीएसटी लागू कर दी गई है, शिक्षा हो चाहे कोई भी चीज हो, सब पर जीएसटी देनी है। इससे क्या है? गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। ज्यादातर यह भी देखा गया कि अमीर देश ही छोड़ रहा है और गरीब लटक के मर रहा है। जीएसटी के प्रभाव से क्या है? शिक्षा की अवधि को धन के रूप में बदल दिया गया है कि जितनी जीएसटी दोगे उतना आपका देश बढ़ेगा। शिक्षा से नहीं, जीएसटी से। तो मैं आपको वहां पर क्या बता रहा हूं कि जहां पर जीएसटी इतनी बढ़ गई है, वहां जीएसटी में भी मैं आपको पूर्ण रूप से आपका गुरु होकर के आपको निःशुल्क शिक्षा दूंगा। ज्योतिष के प्रभाव से आपको मैं एक एक क्रम में सही ढंग से सिखाने की कोशिश करूंगा, जहां आपको किसी भी चीज की जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूर्ण रूप से ज्योतिष सिखाऊंगा और पूर्ण रूप से क्रियात्मक योग आपको बताऊंगा, जिससे आप ज्योतिष के बादशाह बनोगे और हाथों पर ज्योतिष को अंकित कर पाओगे। बस थोड़ा समय लगेगा। मैं आपका क्या मांगता हूं? केवल समय। मुझे केवल आपका समय चाहिए। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको ज्योतिष सिखाऊंगा और जितना हो सके लोगों को भी इसमें जोड़ा करिए, जिससे क्या होगा कि लोग भी इन चीजों को जान पाओगे कि कोई ऐसा भी है जो आपको किसी चीज को निःशुल्क और बेहतरीन तरीके से समझा रहा है। इस अवस्था को जानोगे तभी चीजों को समझ पाओगे बच्चों।
तभी चीजों को जान पाओगे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि मैं थोड़ा समय लूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी जा सकती है लेकिन जाएगी सही ढंग से, जाएगी सही तरीके से। और एक बार जान लोगे ना, तो लॉजिकली बता रहा हूं बच्चों, एक बार सीख लोगे, एक बार जान लोगे तो सही ढंग से, सही बेहतरीन तरीके से सीखोगे। क्यों? क्योंकि इसमें 12 भाव होते हैं। अब 12 भाव कम तो नहीं है, है? एक भाव से लेकर के 12 भाव सिखाए जाते हैं। तो अगर मैं कोई एक भाग में अगर आपको 12 भाव सिखाऊं तो मुझे जल्दबाजी करनी पड़ जाती है कभी कभी। जल्दबाजी में क्या होता है कि मैं आपको चीजें ढंग से समझा नहीं पाता, कभी कभी मैं जल्दी जल्दी में पता नहीं क्या से क्या बोल जाता हूं, तो आपको थोड़ा समझ में भी, शब्दोच्चारण में भी कमी लगने लग जाती है, आपको शब्द भी समझ में नहीं आते। इसलिए मैं इन चीजों के 2 भाग कर देता हूं, या मैं 3 भाग कर दूंगा, या मैं 4 भाग कर दूंगा, जिससे क्या है थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं बच्चों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं थोड़ी समय अवधि आपसे ले सकता हूं लेकिन आपको सिखाऊंगा बेहतरीन तरीके से, जिससे आप ज्योतिष को, प्रत्येक चीज को एक एक क्रम में जानोगे, एक एक संयोग में जानोगे। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म राशि कौन सी है, चंद्र राशि क्या होती है, लग्न राशि क्या होती है, इन चीजों का प्रभाव क्या होता है, किस योग में इन चीजों को देखा जाता है, सब चीजों का क्रम मैं आपको बताऊंगा। षष्ठ भाग तक अगर आपकी मैं ज्योतिष का प्रभाव ले रहा हूं, उसका मतलब क्या है कि छठवें भाव तक एक एक चीज को क्रम से सिखाना, छठवें भाव तक प्रत्येक चीज को क्रम से बताना, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कुंडली के अंदर किसी भी भाव को अगर आप देखोगे, उसके अंदर राशि स्वयं में बलवान है, ग्रह स्वयं में बलवान है, भाव स्वयं में बलवान है, नक्षत्र स्वयं में बलवान है, योग स्वयं में बलवान है, कर्ण स्वयं में बलवान है। प्रत्येक चीज अपने आप में बड़े भाव से बलवान होती है, और इनकी बलवानता जानोगे ना तो जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो ग्रह जिस लग्न भाव में बैठ जाता है, जो राशि जिस लग्न भाव में बैठती है, उसके बाद जो ग्रह की अवस्थाएं होती हैं, उन ग्रहों के अंदर उस लग्न राशि का जो स्वामी है वो डिसाइड करता है, वो निर्भर होता है उन ग्रहों पर कि उनको कौन सा स्थान दिया जाए। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर जो मंगल है वो निर्भर होगा ग्रहों पर, वो डिसाइड करेगा, वो चीजों को देखेगा कि सूर्य को कहां पर बिठाना है, चंद्र को कहां पर बिठाना है, शुक्र को कहां पर बिठाना है, मंगल को कहां पर, सब चीजों को वो डिसाइड करता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि राशियों का जो राशि तत्व है वो स्वयं में बहुत अत्यधिक योग से बलवान होता है, अत्यधिक योग से सीखने वाला होता है। इन चीजों को जानने की अवधि को समझोगे ना, तभी ज्योतिष को बेहतरीन योग से सीख पाओगे। और आपको पता है कि अभ्यास एक इतनी बड़ी अवधि होती है, कितनी बड़ी शक्ति होती है, जो चीजों को इतनी बेहतरीन तरीके से सिखाती है जो लोग कभी नहीं भूल पाते। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जावत है, और सिल पे पड़त निशान। अभ्यास में वो शक्ति है कि हर चीज को बेहतरीन तरीके से और सुयोग्य तरीके से हम सीख पाएंगे। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है ना, मैन को बहुत ज्यादा परफेक्ट बना देती है। प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, चाहे हमें लंबा समय लगे, चाहे कितने भी योग का समय लगे। आने वाले समय में मैं आपको सही ढंग से भी सिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी छोटी बने, लेकिन मैं ये भी कोशिश करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो वीडियो लंबी हो जाए या वीडियो जैसे भी हो जाए, उसको भी, उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि गुरुजी का मुख है, कोई ब्रह्मांड का स्पीकर नहीं जो बार बार बोलता रहे और आपको हर चीज सिखाते रहे। गुरुजी का मुख है, कभी कभी थक भी जाता है बोलते बोलते, घंटा खड़ा होना, घंटा समझाना, सब चीज पर ध्यान देना। आज तो पानी भी नहीं पिया मैंने इन चीजों को सिखाने की आवश्यकता हो जाती है। तो मैं आपको जीएसटी के बारे में बता रहा हूं कि जब शिक्षा पर इतना बड़ा शुल्क लगा दिया गया है, उस जगह पर भी मैं आपको निःशुल्क शिक्षा की प्राप्ति करा रहा हूं। तो बच्चों मुझे समय दीजिए, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आशा करूंगा सब चीज आपको समझ में आई है। तो चलिए एक और भाव की बात कर लेते हैं, वो है हमारा षष्ठ भाव। षष्ठ भाव का मतलब है छठवां भाव। चलिए छठवें भाव की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे हम कि सूर्य अगर षष्ठ भाव में बैठा है,
षष्ठ कह लो, छठवा कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने पहले छठवा लिखवा दिया और षष्ठ लिखवा रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है बच्चों, बस आपके समझ में आना चाहिए। मैं मार्कर बदल देता हूं, मार्कर थोड़ा ठीक से नहीं चल पा रहा। चलिए षष्ठ भाव की बात करते हैं। तो आपको पता है यहां पर सूर्य क्या हो जाएगा, उच्च राशि का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च का। सूर्य यहां पर उच्च का हो जाएगा। राशि का जो स्वामी है, स्वामी है मंगल, इतना आपको पता है। सूर्य की मित्र राशि भी यही होती है, सूर्य की उच्च राशि भी यही होती है, इतना मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। राशि का स्वामी है मंगल, सूर्य यहां पर उच्च का हो जाता है, इतना आपको पता है कि मेष राशि में सूर्य उच्च का है और तुला राशि मतलब उससे 7वीं राशि में जाकर के सूर्य नीच का हो जाता है, इतना आपको पता है। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियोस को जाकर के देख लीजिए, वहां पर मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो क्या बात करेंगे, मेष राशि। अब मेष राशि में, मेष राशि जिस भाव में बैठी है उस भाव में क्या देखा जाएगा, शत्रु, शत्रु भाव को देखा जाएगा। तो आपको पता है कि यहां पर अगर सूर्य उच्च का हो गया तो सबसे बड़ी बात, तो आप भी लॉजिकली जानते हो इन चीजों को, आपको समझाने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कि ऐसा मनुष्य जो होता है वो शत्रु पर विजय करने वाला हो जाता है, शत्रु पर विजय करेगा ऐसा मनुष्य। और एक और चीज क्या, ये ऐसा मनुष्य जो होता है, अगर किसी चीज का प्रभाव से पहले एक और बात कर लेते हैं कि पिता के स्थान का कारक है सूर्य, पिता के स्थान का मालिक है, और यहां पर दिग्बली भी सूर्य हो जाता है। उसमें क्या होगा कि शत्रु के स्थान पर विजय करेगा, उसके साथ क्या करेगा, पिता के सुख में कमी भी सूर्य कर देता है, पिता के सुख में कमी भी सूर्य कर देता है। इस बात को भी मुख्य रूप से समझना, पिता के सुख में क्या कर देगा, कमी कर देगा, शत्रु पर विजय करेगा, पिता से मतभेद करेगा। और एक और चीज, जो राज सम्मान होगा, राज सम्मान ऐसे मनुष्य के जीवन में, राज सम्मान ऐसे मनुष्य के जीवन में जो राज सम्मान से बड़ा प्रभाव दिखाएगा, बड़ा प्रभाव। ऐसे मनुष्य के जीवन काल में कभी भी एक मुख्य चीज देखने को मिलेगा कि ऐसे मनुष्य के जीवन में मनुष्य को राज सम्मान से बड़ा प्रभाव मिलता है, और शत्रु पर जो विजय करता है वो प्रभावशाली भी होगा। तो कैसा होता है ऐसा मनुष्य, प्रभावशाली भी हो जाता है। ये बात मैंने आपको लिखा दी है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हम किस चीज की चर्चा करेंगे बच्चों, आगे हम चर्चा करते हैं आपकी सप्तम दृष्टि की। कौन सी दृष्टि की, 7वीं दृष्टि। किसकी बात करेंगे, 7वीं दृष्टि। आपको पता है 7वीं दृष्टि कहां पर आएगी, आपकी आएगी शत्रु के साथ सूर्य यहां पर नीच का हो जाता है, अब जिसका स्वामी है शुक्र। अब भाव के अंदर क्या देखा जाता है बच्चों, आप मुख्य चीज को समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। इस भाव के अंदर देखा जाता है खर्चे। तो ऐसा मनुष्य खर्चों से हमेशा परेशान रहेगा। अब खर्चों से परेशान क्यों रहेगा, उसका कारण क्या है, खर्चों से परेशान इसलिए रहेगा कि वहां पर सूर्य की नीच राशि हो जाती है तुला, और तुला राशि में जाकर के सूर्य नीच का हो जाता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में खर्चे तो होंगे लेकिन खर्चों की हमेशा कमी, तंगी रहेगी। खर्चे होंगे और क्या होगा, धन की लालसा रहेगी ऐसे मनुष्य के जीवन को, और दिक्कतें ऐसे मनुष्य के जीवन में, परेशानियां ऐसे मनुष्य के जीवन में अत्यधिक देखने को मिल जाती हैं। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं बच्चों कि सूर्य यहां पर कैसा हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा। उच्च का सूर्य सप्तम मतलब उच्च का सूर्य 6वें भाव में, 6वां भाव किसका है, शत्रु भाव। शत्रु भाव का होकर के क्या होगा, शत्रु पर विजय कराने वाला हो जाएगा। दूसरी बात क्या, राज सम्मान से बड़ा प्रभाव दिखाएगा, प्रभावशाली होगा जो शत्रु पर विजय करेगा। अब शत्रु पर विजय तो करेगा, अब शत्रु पर विजय कब की जाएगी, जब शत्रुओं से लड़ेगा।
झगड़े करेगा। अब जब झगड़ालू प्रभाव दिखाएगा, वो तो विजय कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव उसके पिता पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण लड़ाई झगड़ों से पिता से मतभेद हो जाएंगे। पिता के सुख में कमी कर देगा, पिता के सुख में कमी हो जाएगी, पिता से मतभेद की समस्या, क्योंकि दशम भाव पिता के स्थान का मालिक है। शत्रु से लड़ेगा तो पिता के सुख में कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े करेगा, पिता कहां से संतुष्ट होगा। दूसरी बात, सप्तम दृष्टि डालेगा द्वादश भाव पर, यह होता है आपके खर्चों का स्थान। क्या स्थान होता है? खर्चों का। अब खर्चों के स्थान पर जब दृष्टि डालेगा तो क्या होगा? सातवीं दृष्टि शत्रु की नीच दृष्टि हो जाएगी, तो खर्चों से परेशान रहेगा। दिक्कतें ऐसे मनुष्य के जीवन में होंगी, परेशानियां ऐसे मनुष्य के जीवन में। क्यों? क्योंकि सातवीं दृष्टि जो होती है वो शुक्र की नीच राशि की दृष्टि हो जाएगी। सूर्य वहां पर नीच का हो जाता है। इसी योग का प्रभाव ऐसे मनुष्य के जीवन में देखने को मिलता है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो मुख्य रूप से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि छठवें भाग में अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य अगर छठवें भाव में जाकर के बैठ जाता है तो वहां पर शत्रु पर विजय करता है। पिता के सुख में कमी क्यों करेगा? क्योंकि बाहर लड़ाई करेगा, पिता के सुख में कमी पैदा हो जाएगी। ये मुख्य रूप से समझिएगा बात को। आशा करूंगा सब कुछ आपको निरंतर रूप से समझ में आ रहा होगा। इन चीजों को समझना जरूरी है। और बच्चों, लॉजिकली जिन चीजों को समझोगे ना, वो चीजें बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, बहुत ही ज्यादा समस्याओं को दूर करने वाली हो जाती हैं। इनसे क्या होगा? एक बार समझोगे, बार बार इन चीजों को। अब एक बात बताइए, किसी चीज को हम जब जान लेते हैं, परख लेते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब ये चलना शुरू कर देता है तो सबसे पहले क्या होता है? पहले तो खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा। इससे क्या है? वो धीरे धीरे करके चींटी की चाल कर करके वो एक समय ऐसा भी आ जाता है कि रनर होकर के, मतलब क्या, भागता है और भाग करके रेस को भी जीत लेता है। और ये बात हम बहुत बड़े रेसरों की बात भी कर रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो हमारे रनर हैं, रेसर हैं, वो सबसे पहले जब बच्चे थे तो बच्चे से जब बड़े हुए, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने चींटी की चाल चली है। पहले खड़े भी हुए होंगे, फिर दोबारा गिरे होंगे, फिर खड़े होंगे, फिर गिरे होते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं। मतलब क्या, जीवन में सफलता के साथ असफलता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है, जिसके कारण बच्चा ये जान लेता है कि क्या काम हमें जीवन में नहीं करना चाहिए और क्या काम हमें जीवन में करना चाहिए। आशा करूंगा प्रत्येक चीज को आप समझते होंगे, प्रत्येक चीज को समझ के और एक एक चीज को क्रम से जानते होंगे और जान भी रहे होंगे और आपको चीज समझ में आ रही होंगी, आशा करूंगा। और मैं एक बात आपको मुख्य रूप से बताना चाहता हूं कि मैं अब धीरे धीरे करके चीजों के क्रम को भी बदलता आ रहा हूं, आपको नोट करने के तरीकों को भी बता रहा हूं कि ऐसे आप नोट करिए। और मैं आपको धीरे धीरे जो मेरी प्रक्रिया होगी, उन प्रक्रियाओं के क्रम को मैं बहुत सही ढंग से आपको समझाऊंगा, जिससे क्या होगा, आप चीजों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। और मैं आपको एक ही आशा करूंगा कि मैंने एक मुख्य रूप से चीज देखी है कि धीरे धीरे करके बच्चे दूर हो गए हैं। 6 महीने की इस कार्य अवधि में जो मैंने वीडियो नहीं डाली है, उसके कारण बच्चे जो हैं वो थोड़े दूर हो गए हैं मुझसे। मतलब क्या कि पहले जैसे जो दृश्य आते थे, अब दृश्यों की क्षमता कम हो गई, दृश्यों की अवधि कम हो गई है, संख्या कम हो गई है। जो मैं एक दिन में देखता था कितने बच्चे मेरी वीडियो देख लेते हैं, अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो बच्चे, आपसे मैं एक छोटी सी अरदास करता हूं कि उन बच्चों तक भी मेरी वीडियो पहुंचाइए जो पहले जुड़े हुए थे, जिससे क्या होगा कि उनको भी मेरी वीडियोज़ के बारे में पता चलेगा कि मैं फिर से आ गया हूं और अब निरंतर रूप से आपको सिखाऊंगा। अब किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको सही ढंग से, सही क्रम से आपको सिखाऊंगा और प्रत्येक चीज को बताने की कोशिश करूंगा और हर चीज को सही क्रम से समझाऊंगा। तो आशा करूंगा कि आपकी आज की वीडियो आपको सही ढंग से, क्रम से समझ में आई है। सही ढंग से, क्रम से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं। और शेयर करके वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो बच्चे मेरी वीडियो से जुड़ेंगे, उन बच्चों तक मेरी क्लास, मेरी कक्षा पहुंचेगी और उनको भी पता चलेगा कि निःशुल्क कक्षा सिखाने के लिए फिर से वही क्रम में लेकर के गुरुजी आ गए हैं और आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाएंगे। और एक मुख्य रूप से आपको समझाना चाहता हूं बच्चों कि किसी भी चीज को समझाने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें सही ढंग की आवश्यकता होती है। उसी सही ढंग को लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। आशा करूंगा आज की कक्षा आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो कार्य को पूर्ण करिए और उन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको मुख्य रूप से सिखाई जा रही है। तो आज की वीडियो मैंने यहीं पर समाप्त कर दी है।
और आने वाले समय में जो अगली वीडियो मैं आपकी लूँगा, अगली जो कक्षा लूँगा वो कक्षा 43 के दूसरे भाग की कक्षा होगी, जिसमें 7वें भाव से लेकर के हम द्वादश भाव तक की बातें करेंगे, जिसमें आपको वो सिखाऊंगा। आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। आया है तो कार्य को पूर्ण करिए और चेष्टा को पूर्ण करिए। धन्यवाद।